भारत समेत सारी दुनिया में इन दिनों कोरोना की नई लहर की चर्चा है। हर दिन नए मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा लहर के लिए कोरोना वायरस के जिस वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है उसका नाम है ओमिक्रॉन। विशेषज्ञों का कहना है कि संतोष इस बात का है कि ओमिक्रॉन से लोग गंभीरता से बीमार नहीं हो रहे हैं, जैसे कि पिछले वेरिएंट खासकर डेल्टा से होने वाले संक्रमण के दौरान दिखा था। लेकिन ओमिक्रॉन से होने वाला संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। आइए समझते हैं कि क्या है इसके लक्षण। पिछले कई दिनों से जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अचानक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ऐसा हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े महानगर हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बैंगलोर, इन सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नंबर ऑफ कोविड केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि इसमें से ज़्यादातर सारे वही मरीज हैं जो कि ओमिक्रॉन नामक कोविड के दूसरे वेरिएंट से ग्रसित हैं। जो पिछले दिनों में एक स्टडी दिल्ली से निकल के आई थी उसमें ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर 80% जो लोग हैं अब वो ओमिक्रॉन नामक कोविड के वेरिएंट से ग्रसित हैं। ओमिक्रॉन जो है वो अभी तो शुरू के जो दिनों में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ हमने मरीजों के बीच देखा है और जो कॉमन सिम्टम्स उसमें दिखाई दे रहे हैं वो कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, नाक का बंद होना, बुखार का आना जो कि माइल्ड डिग्री होता है, हेडेक का होना, रात के समय में बहुत पसीने आना, कुछ मरीजों में लूज मोशंस भी देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से यह माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। ओमिक्रॉन में एक नई चीज़ और भी देखने को मिली है, वो यह है कि यह अभी जितने भी मरीज हमारे अस्पतालों में भर्ती हैं उसमें इन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है या इनको किसी प्रकार से हमें एक्स्ट्रा वेंटिलेटर पे भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ओमिक्रॉन अभी तक एडमिटेड सारे पेशेंट्स में एक नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह बिहेव कर रहा है और ऐसा हम इसके साउथ अफ्रीका की स्टडी से यह भी निकल के आया है कि यह अभी तक सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहता है, लंग्स के टिश्यूज़ को ये इन्फेक्ट नहीं करता, इसलिए ज़्यादातर मरीज बहुत जल्दी ही इसके लक्षणों से निजात पा लेते हैं। अंदाजन 5वें से 7वें दिन तक कोरोना से ग्रसित मरीज नेगेटिव हो जाते हैं इस वेव के दौरान। जहाँ तक ओमिक्रॉन को टेस्ट करने का सवाल है या जांच करने का सवाल है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि सिम्टोमेटोलॉजी या आज की स्थिति में हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति अपना रैपिड कोविड एंटीजन टेस्ट कराता है या RT-PCR टेस्ट कराता है वो अगर पॉजिटिव निकले तो अपने आप को सबसे पहले तो आइसोलेट कर ले। आइसोलेशन के बाद में वो जो सैंपल्स है वो ऑटोमेटिकली सरकार अपने लेवल पे उनका जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराती है और अल्टीमेटली 4 से 6 दिनों में इसका रिजल्ट हमें पता चलता है कि वह मरीज डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित है या ओमिक्रॉन से ग्रसित है। आज की एंडेमिक या पैंडेमिक सिचुएशन में हमें यह मान के चलना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अपने में किसी भी प्रकार के अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को देखता है जिसमें कि जुकाम, खांसी, हेडेक ये सब देखता है तो उन्हें अपने आप को आइसोलेट करके सबसे पहले अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से अपने फैमिली डॉक्टर को पूछ कर ही अपना इलाज कराना चाहिए। इस बार यह भी देखने को मिला है कि जो मरीज अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं उन लोगों में हमें स्टेरॉयड थेरेपी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यह मैं आपके माध्यम से तमाम आपके श्रोताओं को भी यह निवेदन करूंगा कि इस बार आप अपनी मर्जी से स्टेरॉयड थेरेपी बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल शुरू ना करें। यह एक प्रकार से अपने लिए जानलेवा दवाई है जिसके कारण से बहुत प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों ने पिछली सेकेंड वेव के दौरान देखे। इन्हीं न्यूज़ के बीच में फ्रांस में पिछले दिनों एक नया कोरोना का वेरिएंट देखने को मिला जिसको कि हम IHU कहते हैं,
यह एक्चुअली पहली बार यह वेरिएंट बोत्सवाना, अफ्रीका की एक कंट्री है बोत्सवाना, वहां देखा गया था और अब यह धीरे धीरे यूरोप में, फ्रांस में भी पहुंच गया है। फ्रांस में भी जो लोग अफ्रीका से विजिट करके आए थे उन लोगों में यह एक नया वेरिएंट देखने को मिला है, जिसमें कि म्यूटेशंस ओमिक्रॉन की अपेक्षा ज्यादा हैं। अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, इसके ज्यादा सिम्टम्स और इसके साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। हिंदुस्तान में भी अभी IHU का कोई भी पेशेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, इसलिए अभी हमें ज्यादा चिंता IHU की नहीं करके हमें ओमिक्रॉन की चिंता करनी चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर हम समय पे अपना इलाज कराएंगे अपने फैमिली डॉक्टर द्वारा तो हम इस कोरोना नामक बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों में सरकार ने एक कोविड के बूस्टर वैक्सीनेशन के अनाउंसमेंट भी किया है। मैं आपके माध्यम से तमाम उन दर्शकों से भी निवेदन वापस करूंगा कि जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे अधिक है और जिनको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें कि डॉक्टर्स आते हैं, या और वो लोग जिन लोगों को आज से 8 से 9 महीने पहले कोविड वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगी थी, वो 10 तारीख से शुरू होने वाले बूस्टर डोज के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में बहुतायत से भाग लें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सभी लोग बूस्टर डोज लेते हैं तो एक बार वंस अगेन जिन लोगों की भी इम्यूनिटी पिछले 8 से 9 महीनों में कम हुई है, वह इम्यूनिटी अगर फर्दर इम्प्रूव होती है तो उससे हमको ये फायदा मिलेगा कि हम ओमिक्रॉन से भी आसानी से फाइट कर पाएंगे। जिन लोगों को कोविड के वैक्सीनेशन की 2 डोज लगी है उसके ऊपर ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन होने के बावजूद ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोविड का वैक्सीनेशन कराने के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हम लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता या उसके कारण से हम लोगों की जान नहीं जाती। तो मैं वापस आपके माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कोविड के वैक्सीनेशन को अपने दिल से अपनाएं और जिस समय भी अपना कोविड का पहली डोज, सेकंड डोज या बूस्टर डोज के लिए अगर हम एंटाइटल हैं तो वो हमें तुरंत लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोगों को लगता है जैसे उन्हें ठंड लग गई है, गले में खराश, नाक बहने की दिक्कत और सर दर्द होता है। इससे पहले के कोरोना के वेरिएंट से संक्रमित होने पर अक्सर ऐसा होता था कि लोगों की सूंघने की शक्ति या स्वाद चला जाता था या खांसी होती थी और तेज बुखार होता था। इसकी मुख्य वजह यह है कि या तो लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या फिर उन्हें पहले से संक्रमण हो चुका है, जिससे कि उनके शरीर में प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। ओमिक्रॉन का सबसे पहले पता दक्षिण अफ्रीका में चला था, मगर समझा जाता है कि वहां अब इसका पीक गुजर चुका है। ब्रिटेन में भी ऐसे संकेत मिले हैं कि शायद पीक की स्थिति आ चुकी है, मगर वहां जानकारों का कहना है कि मुश्किल तब हो सकती है जब ओमिक्रॉन बड़ी संख्या में बूढ़े लोगों या ऐसे लोगों को संक्रमित करना शुरू करेगा जिनकी सेहत को किसी तरह का खास खतरा होता है। ओमिक्रॉन का टेस्ट कैसे होता है? इसकी पुष्टि RT-PCR टेस्ट से ही हो सकती है, जिसमें लार के नमूने को पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। वहां पता चल सकता है कि ये संक्रमण ओमिक्रॉन का है या डेल्टा का या किसी और चीज का है। वैसे अगर केवल ये पता लगाना हो कि कोरोना संक्रमण है या नहीं, तो इसके लिए रैपिड टेस्ट किया जाता है, मगर यदि टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव रहता है तो इससे भी ये पता नहीं चल सकता कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा या कुछ और। ओमिक्रॉन का वेरिएंट दूसरों से कैसे अलग है? वायरस लगातार म्यूटेट करते हैं, यानी वो लगातार रूप बदलते रहते हैं, यानी उनका नया वर्जन आता रहता है। इसी को वेरिएंट कहते हैं। इनमें कुछ वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं। वैज्ञानिकों की शब्दावली में इन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता का विषय माना जाता है। ओमिक्रॉन भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से बदलाव हुए हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया।
इसमें से ज्यादा बदलाव वायरस के उन हिस्सों में हुए हैं जहां मौजूदा वैक्सीन हमला करते हैं। वायरस के इस हिस्से को स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। वैक्सीन का असर होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन वाले हिस्से में हुए बदलाव की वजह से शुरू में ऐसी चिंता हुई कि शायद अभी जो वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन पर बेअसर हो जाएंगे, मगर ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने इस बारे में अपनी रिसर्च में पाया अगर बूस्टर वैक्सीन यानी वैक्सीन की अतिरिक्त डोज ली जाए तो 88% सुरक्षा बढ़ जाएगी, यानी अस्पताल में पहुंचने की नौबत नहीं रहती। ये पिछले वेरिएंट से लड़ने की वैक्सीनों की क्षमता में बहुत मामूली ही कम है। ब्रिटेन में एक और अध्ययन से पता चला है डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से संक्रमण होने वाले लोगों के अस्पताल पहुंचने का खतरा लगभग आधा है। इंडियाज 18 ब्यूरो।